वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर बराए क्लाइमेट चेंज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स जिस तरह से पहले भी आप उस पर बात कर चुके हैं, वो भी आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें 1.2 बिलियन IMF से क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए जो फंडिंग है वो भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास प्लान क्या है, कब तक ये प्लान बनेगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हो सकती है? देखिए, मैं अपनी बात से जो आपने कही वो अहम बात है जी। कुछ हमारी फंडिंग जो है ना वो पॉलिसी के लेवल पे है। IMF की फंडिंग हमारी जो है वो पॉलिसी के लेवल पे है। उसमें जो हमने अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने हैं वो उसके लिए फंडिंग ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कम है। जो गालिबन वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हमें जो कमिट की गई है अगले 10 साल के लिए, कोई 20 बिलियन की, जिसमें कोई 1/3 के करीब क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकता है, उसमें वाटर भी है, उसमें अर्बन प्लानिंग भी है, सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ क्लाइमेट नहीं है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मैं उसको कैपेबिलिटी से लिंक करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहले कैपेबिलिटी नहीं थी और अब है, इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मौसर तरीके से उन प्रोजेक्ट्स की तश्कील भी हो सकेगी और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकेगी, और उसके नतीजे में जो तबाही का हमें सामना करना पड़ता है वो कम करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है कैपेसिटी का, जिसका जिक्र मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कर चुके हैं, और मुझे भी उसका सामना करना पड़ रहा है कि हमारे पास वो टेक्निकल लोग नहीं है, हमारी वजारतों में वो डेप्थ नहीं है कि हम इफेक्टिव प्लानिंग कर सकें मौजूदा जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको सामने रख के। तो ये मेरी उम्र के लोग जो है ना, इनको अब हटा देना चाहिए। अब हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, जो 2020 में जिन्होंने PhD की है या 2022 में जिन्होंने मास्टर्स किया है दुनिया की मायनाज यूनिवर्सिटी से, या डेटा साइंसेस के एक्सपर्ट्स जो हैं, अब हमें अपनी वजारतों को इन लोगों से भरना होगा। अब नौजवानों का वक्त है, ये बूढ़े लोगों को हट जाना चाहिए उनके रास्ते से, और ये तमाम लीडरशिप जो है ये उन्हें देनी चाहिए और वो इसको लेकर चलें। ये तभी काम होगा, तभी सोच के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो सोच की इस वक्त चाहिए। हम बहुत पुराने ज़माने की सोच में फंसे हुए हैं, पुराने ज़माने के तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो ये पैसा थोड़ा सा अवेलेबल है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वज़ीर ख़ज़ाना का। उन्होंने एक मरतबा नहीं, मुझे उन्होंने 10 मरतबा कहा है कि पैसा तुम्हारे आड़े नहीं आएगा, तुम फिक्र ना करो बजट की, तुम कैपेसिटी बिल्ड करो और प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। तो एक तो उनका शुक्रगुजार हूँ, दूसरा हम कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं उन्हें लाने की वजारत में अपनी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी वजारतों से भी यही हमारी इल्तिजा है या दरख्वास्त है कि वो भी नई जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोग हैं उन्हें लेकर आएँ। ये दूसरी बात हो गई कैपेसिटी की, जिसके ज़रिए वो प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि देखें, इस सैलाब को ऐलाने लॉन्च समझें अगले मॉनसून की, क्योंकि जब हम ये तमाम मसले हट जाएंगे और पानी थोड़ा नीचे आ जाएगा और आप प्रोग्राम करना बंद कर देंगे, उस वक्त मुझे खतरा है कि सब ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो ये इसको आप लॉन्च समझें अगले मॉनसून के लिए। जब ये मॉनसून खत्म होगी तो हमारे पास 10 महीने होंगे, यानी 300 दिन होंगे। उन 300 दिन में नाजायज तजावुजात जो हैं वो अब ये जो 300 दिन आपने कहा है कि जी उस पर ही मैं आऊँगा। यंगर जनरेशन की आपने बात की कि जी वो PhDs और MS और उनको हमें लाना चाहिए मिनिस्ट्रीज में, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि बरसाती नालों दरियाओं पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और वो सारे लोग असम्बलियों में पहुंच गए हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों तक पहुंच चुके हैं, ये 300 दिनों में नाजायज़ तजावुजात और सोसाइटियां क्या आप ख़त्म कर पाएंगे? विल तो है, लेकिन इज इट रियली पॉसिबल? देखें, दिल तो है, दिल है या नहीं, ये है असल सवाल। अच्छा। और इस विल के साथ अब बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये तबल बजा चुके हैं। मेरे सामने उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में ये कहा था, पूरी काबीना को, तकरीबन पूरी काबीना वहाँ मौजूद थी, गवर्नर साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, क्योंकि मैं और एक छोटी सी टीम हमें उन्होंने
حکم دیا تھا اور ان کے حکم کے تحت ہم نے 750 کلومیٹر گاڑی گلگت بلتستان میں 3 دن میں چلائی اور 25 سے 30 کلومیٹر ٹریک کیا. اور آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں ہے, کسی کمزور آدمی کا ریزورٹ نہیں ہے. بڑے طاقتور لوگ جو آپ کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی جانتے ہیں, صحافیوں کو بھی جانتے ہیں, سول سرونٹس کو بھی جانتے ہیں, دولت بھی بے انتہا ہے. وہ سارے جو آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں جو دریا کے پاس پاس ہیں, یعنی جو تباہی دے کر آتے ہیں, وہ تمام بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو ول تو ہے, اب دل ہے یا نہیں. اور وزیر اعظم نے تو کہا کہ ریاست کے سامنے جو کھڑا ہوگا اسے اڑا دیں گے. بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ وی ول ٹیک نو پرزنرس. اور یہ انہوں نے وہاں پہ حکم دیا کہ یہ جتنے بھی ناجائز تجاوزات ہیں, جو ناجائز ہوٹل بنے ہوئے ہیں طاقت کے بل بوتے پہ, این او سی لے کے جن لوگوں نے ہوٹل بنائے ہیں یا طاقت کے بل بوتے پہ بغیر این او سی کے ہوٹل بنا دیے ہیں, اس کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے. ابھی باقی صوبوں میں تباہی آئی ہوئی ہے, مگر اب زوننگ کے حوالے سے یہ پورے ملک کے لیے ایک ماسٹر پلان ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ پورے ملک کے اندر یہ جو بہاؤ ہے, جس کو میں نے آپ کو کہا کہ اب ہم ڈیجیٹلی دیکھ سکتے ہیں, جس کو ڈیجیٹل ٹویننگ کہتے ہیں, جب ہمیں پتا ہے, جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم معمول کا سیلاب کہاں کہاں تک جائے گا, تو جو اس کی بیڈ ہے یعنی اس کے ایکسٹینڈڈ ایریا ہے, کم از کم اس میں کوئی تعمیر نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں آنی چاہیے. بڑے سیلاب میں تو آپ نہیں روک سکتے نا, اللہ کی طرف سے جو اگر کوئی ایسی آفت آئے تو قدرت کا تو سامنا کوئی نہیں کر سکتا, لیکن معمول کا سیلاب جو ہے اس کے لیے تو زوننگ ضروری ہے, اس کے لیے تو ڈرینیج سسٹم ضروری ہے, اس کے لیے تو جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے, اس کے لیے تو جو ہمیں ریزروز بنانے چاہیے. آپ ماشاءاللہ پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ اجازت ہی نہیں ہوتی, ویٹ لینڈز ہوتی ہیں, ریزروڈ ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ مکان بنا سکیں یا اپنے مکان کو ایکسٹینڈ کر سکیں. تو ہمیں بھی اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایسے ریزروڈ ایریاز ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو پھر یہ ہوگا کہ پانی کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا, اور آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر اس جانب کا بریچ کریں تو یہ والی بستی ڈوب جائے گی, اس جانب بریچ کریں تو یہ والی بستی ڈوب جائے گی. تو پھر آپ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تھوڑی سی جگہ پیدا کر لیں گے جدھر پانی کا زور ٹوٹتا چلا جائے گا, اور سیلاب کی بھی شدت میں کمی آتی جائے گی, اور سیلاب کے ایفیکٹیز بھی کم ہوتے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو 300 دن میں ہو سکتی ہیں. مگر پہلے کہا کہ ول تو ہے مگر دل ہے یا نہیں, یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہوگا. مصدق ملک صاحب شاعرانہ انداز میں اپنا انہوں نے جس طرح وہ نارملی کرتے ہیں اختتام گفتگو کیا. وش یو آل دا بیسٹ. وقت تو چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا, جس کے بعد ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.